बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक कौमी असम्बली के हल्कों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द जनरल वर्कर्स इजलास में किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा कि जनरल वर्कर्स इजलास कब तक मुतवक्के है? और जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में कौमी असम्बली के 8 हल्कों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम जो है फाइनल कर लिए हैं। कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक कौमी असम्बली के हल्कों पर जो है बतौर उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल है, जबकि सैयद हाफिजुद्दीन शेख, हिमायू उस्मान, मोहम्मद इकबाल खान, महसूद हसन साबिर भी कौमी असम्बली के हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये तमाम नाम एमक्यूएम की जानिब से फाइनल कर लिए गए हैं। कौमी व सूबाई असम्बली के हल्कों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का ऐलान जो है एमक्यूएम की जानिब से रवां हफ्ते JUI और नून लीग से होने वाली मुलाकात के बाद जो है किया जाएगा। ताहम अगर इस बात की जाए कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की, तो NA 242 की निशिस्त पर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक जो है बरकरार है। एमक्यूएम की जानिब से इस निशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल, जबकि नून लीग की जानिब से इस निशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्मीदवार जो है नामजद किया गया है। दोनों जमातों में कई बार जो है इस मामले पर बैठक लगी, लेकिन उस बैठक जो है बिना नताइज जो है वो खत्म हुई। दोनों जमातें इस बात पर बज़िद हैं कि हमारा उम्मीदवार जो है इस अहम तरीन हल्के से इंतखाबी अमल में जो है हिस्सा लेगा। ताहम जो 8 नाम एमक्यूएम की जानिब से फाइनल किए गए हैं, मजीद नाम भी फाइनल जो है रोजाना की बुनियादों पर किए जा रहे हैं। एमक्यूएम की जानिब से जल्द जो है जनरल वर्कर इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें कौमी व सूबाई असम्बली के हल्कों पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी मज़ीद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। शुएब मुख्तार हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आम इंतखाबात 2024 रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कराची में मजीद 60 अपीलें दायर हो चुकी हैं। 3 रोज में दायर अपीलों की तादाद 302 तक पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में, जहां पर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत हुई है। साथ ही साथ आज तीसरे रोज मुख्तलिफ अपीलें भी जो हैं वो दायर की गई हैं। इन 3 रोज में मजमूई तौर पर 302 अपीलें मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई हैं, जबकि आज मजीद जो है इस वक्त 60 उम्मीदवार ने अपीलें दायर की हैं। इन जो अपील कंदान में और जो दरख्वास्त गुजार में जिसमें GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर शामिल हैं। बदीन के 3 हल्कों में जिसमें साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा और उनके अहल खाना ने भी जो है अपील दायर कर दी है, जिसमें NA 223 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फहमीदा मिर्जा ने यह अपील दायर की है। साथ ही साथ हसन मिर्जा और जबकि PA 70 से हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है। आज ट्रिब्यूनल के जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत हुई है, जिसमें जैन कुरैशी समेत दीगर जो उम्मीदवार हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद उम्मीदवारों की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। ये 3 दिन का वक्त दिया गया था तमाम उम्मीदवारों को कि वो अपीलें अपनी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू दायर करें, और इनमें हैदराबाद डिवीज़न भी शामिल है, कराची डिवीज़न भी शामिल है, जिसमें कराची के तमाम अजला, ठट्टा, हैदराबाद समेत और हैदराबाद डिवीज़न के जितने भी अजला हैं उनके उम्मीदवारों ने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया है, और अब तक मजमूई तौर पर 302 जो हैं अपीलें दायर हो चुकी हैं। जी 302 अपीलें दायर हो चुकी हैं। मुमताज से भी बताएगा कि ज़्यादा किस पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपीलें दायर की हैं? देखें जी, सबसे ज़्यादा जो अपीलें दायर की गई हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं,
जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। उनकी बड़ी तादाद कराची से है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी समेत खुर्रम शेर ज़मान जो कि साबिक सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान रह चुके थे, और उन्होंने मज़ीद यहाँ पर दोबारा इंतखाबात लड़ने की तैयारी की है, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। और वजूहात भी जो हैं वो सामने आए हैं। जिन्होंने एतराज़ात किए हैं, जिस पर खुर्रम शेर ज़मान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके खिलाफ जो है एंटी स्टेट से मुतल्लिक 5 मुकदमात दर्ज हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी अहलिया के जो कुछ असासे हैं वो भी जाहिर नहीं किए। इस वक्त जो मौजूदा सदर के बेटे हैं उनके भी कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, इन पर भी जो वजूहात सामने आई है कि उन्होंने ऐवान सदर हाउस को जो है गलत इस्तेमाल किया है, लिहाजा इस वजह पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इसी तरह जो दीगर कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, किसी ने टैक्स जमा नहीं कराया हुआ और किसी ने अपने असासे जाहिर नहीं किए, जबकि किन के खिलाफ जो ऐसे मुकदमात भी थे, जबकि हलफनामे में उन्होंने मुकदमात का जिक्र नहीं किया, जबकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया तो मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं उनके पेंडिंग हैं। तो मिला जुला रुझान रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है जो अपील जिन्होंने जाहिर किया है उसमें तहरीक इंसाफ, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं, और तीसरे नंबर पर जिसमें MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है और GDA के उम्मीदवार भी शामिल हैं। जी GDA के उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। मुमताज़ जमाली ये भी बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी की जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए, उसकी क्या वजूहात हैं? देखें, उसकी वजूहात जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात के लिए तलब कर लिए हैं। साथ ही साथ आज जो ज़ैन कुरैशी हैं उनसे मुतल्लिक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये वजूहात तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने NA 214 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो कि रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए थे। इसी तरह ज़ैन कुरैशी ने भी 214 NA में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, इनके मुस्तरद हुए थे। यही नहीं, दूसरे भी उम्मीदवार हैं जिसमें हलीम आदिल शेख भी है, MQM के उम्मीदवार सादिक अफ्तार भी है, और इसी तरह PTI के उम्मीदवार असलान खालिद भी है। इन तमाम अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जो अपीलें दायर की गई थी उस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है कि इन्होंने दरख्वास्त दायर की हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर अभी तक वजूहात सामने आ गई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि खुर्रम शेर ज़मान और दीगर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसमें खुर्रम शेर ज़मान पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन पर तो एंटी स्टेट 5 मुकदमात भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेगम के जो असासे हैं वो भी छुपाए हैं और नहीं बताए, जिसमें मौजूदा सदर के साहबजादे अलवाब खान अलवी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। इन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐवान सदर का गलत इस्तेमाल किया था। जी, मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं जिनकी वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। कुछ रोज़ में समात होगी जिस पर सुनवाई होगी। हमें मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़िला अफसरान आम इंतखाबात की तैयारियों की जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ़। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 28 के तहत पोलिंग स्कीमों का ड्राफ्ट कल 4 जनवरी को DROs के हवाले करेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात रिजवान अहमद से जानेंगे। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की अगर बात की जाए तो 2 मराहिल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने और उसकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त ADC 1 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सैयद जहांगीर अली, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या पोलिंग स्कीमों की तैयारियों पर अब तक पेशरफ्त सामने आई है? देखिए जी, मैं ADC 1 के होने के साथ साथ एक PS का RO भी हूँ। फ़िलहाल तो मैं उस पर ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि 4 जनवरी तक हमें जो है तमाम ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम्स को फाइनलाइज करके अपने DRO के यहाँ सबमिट कराना है। तो मेरे यहाँ हैं 144 पोलिंग स्टेशंस। आज मैं वैसे भी विजिट निकल रहा हूँ। कुछ 8-9 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पे थोड़ी वर्किंग करनी है। जैसा कि डैफोडिल्स हाई स्कूल है, वो मेरे RO ने विजिट की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बिल्डिंग अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि वो प्रीवियस लिस्ट में मौजूद थी, तो अब हमें उसकी लिस्ट जो है उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। PS में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी मजमूई तादाद क्या है? उनमें से हसास कितने हैं, इंतहाई हसास कितने? जी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन हैं 144, और तकरीबन अब तक जो मैंने वर्किंग की है 90% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हसास ही हैं। थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और सारी पार्टियों का वहाँ पर अच्छा खासा चंक है, इसलिए मैं अब तक जो वर्किंग मैंने की है 90% तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं। हिफाजती इक़दाम उस हवाले से क्या उठाए जाएंगे? जी, SSP साहब ऑन बोर्ड हैं। उनको बता दिया गया उनके साथ ये लिस्ट अभी शेयर होगी 4 जनवरी के बाद।
उसके बाद हतमी नतीजा निकलेगा कि क्या नाम है कितनी पोलिंग स्टेशन पर कितनी नफरी जो है उनको फाइनलाइज करनी है। लेकिन हतुल इम्कान हमारी एटलीस्ट मेरे अपने PS में जो है पूरी कोशिश होगी कि तमाम पोलिंग स्टेशन बेहतर अंदाज में रेडी हो जाए। बिल्कुल इंतज़ामिया पुरअज़्म है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है पुरअमन और बेहतर अंदाज में हो। इसके लिए सैयद जहांगीर अली का कहना है कि तमाम वसाइल बरवकार लाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ वोटर्स को भी फैसिलिटेट करने के हवाले से जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जी, तारिक रोड ट्रेड अलायंस ने शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इलियास मेमन ने कहा कि अगर धांधली हुई तो गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा होगी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। दावश मेमन से तफसीलात जानते हैं। अब बिल्कुल देखें, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। ताजिर बरादरी क्या समझते हैं कि इंतखाबात के होने से जो इस वक्त हाइल रुकावटें वो दूर हो सकती हैं? हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के चेयरमैन इलियास मेमन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कोई भी जीते, हमारी किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं। ईमानदारी से इलेक्शन करवा दे, फेयर इलेक्शन करवा दे, इसमें पाकिस्तान भी मजबूत हो जाएगा, पूरी दुनिया में का नाम भी हो जाएगा। अगर ये इलेक्शन घपले से करवाएंगे तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और तबाही मच जाएगी और महंगाई मच जाएगी और लोगों को परेशानी हो जाएगी। 10 साल की पॉलिसी बनाए, 10 साल की पॉलिसी जो भी है उसको वो कर। दुनिया में ऐसा होता है, हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है, मिनी बजट आया तो सब कुछ आता है। गैस के इन्होंने 500-1000 गुना पैसे बढ़ा दिए, 400 फिक्स कर रहे। गरीब आदमी तो मर जाएगा। घर का मेरा बिल 22,000 रुपये गैस का बिल आ गया, जो बिल आता था 3,000, 4,000, 5,000, 22,000 को गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो कि 25,000, 30,000 चाहे वो तनख्वाह पे कहाँ जाएगा? जब तक इस पर नोटिस नहीं लिया जाए, कोई भी सियासत आदमी आएगी किस चीज़ के बोलो, अगर इस पर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर इलेक्शन हो जाए और जो अपनी जो आवाम को सोचते 25 करोड़ आवाम को सोचने, अगर नहीं सोचेगा तो तबाही बर्बादी बढ़ जाएगी। बिल्कुल देखें, इस वक्त मेरे साथ इलियास मेमन मौजूद है। उनका कहना है कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते हैं और मुंतखब हुकूमत आती है तो वो ताजिर बरादरी और आवाम के मसाइल हल कर सकेगी। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत और महकमा सेहत सिंध का ऐसा इक़दाम, सिंध की तारीख में पहली बार ख़वातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला। 55 ख़वातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, लेकिन सिंध की तारीख में पहली बार खवातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देने का जो है वो फैसला किया गया है। 55 खवातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक फराहम जो है वो की जाएंगी। खवातीन वैक्सीनेटर्स पॉइंट और दीगर जगहों पर भी वैक्सीन लगाएंगी। साथ ही साथ 12 मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सिंध भर में भरपूर इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। खवातीन वैक्सीनेटर्स को अब दीगर गाड़ियों के जरिए जो है वो सेंटर में पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खवातीन वैक्सीनेटर्स के मखसूस यूनिफॉर्म भी जो है वो उन्हें फराहम किए जाएंगे। साथ ही साथ खवातीन को बाइक चलाने की ट्रेनिंग 2 से 3 रोज में जो है वो खवातीन ट्रेनर्स देंगी, जबकि खवातीन वैक्सीनेटर्स में इलेक्ट्रिक बाइक आइंदा हफ्ते तकसीम की जाएंगी। जी, बाइक्स आइंदा हफ्ते में तकसीम की जाएंगी वैक्सीनेटर्स में। राबेल अशरफ अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मॉडल कॉलोनी का लियाकत अली खान रोड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। 3 साल से सड़क की मरम्मत का दावा करने वाली इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद जावेद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में। मलीर का ये PS 90 लगता है, जहाँ से माजी में भी जो है हमने देखा कि जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार करती रही हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ से वाज़ेह अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी ने हासिल की और यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है उनका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से है। मलीर के इस मॉडल कॉलोनी की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख दिखाई देंगे कि आफत ज़दा इलाका जो है वो इस वक्त लग रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ गुजरे हैं, ट्रक गुजरे हैं, बस गुजरे या फिर मोटरसाइकिल गुजरे। ट्रैफिक हादसात जो है वो रोनुमा होना अब मामूल हो चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा अजियत में यहाँ से सफ़र करते हैं, जबकि बाज़ औक़ात जो है यहाँ पर घंटों घंटों जो है वो इसी रोड की हालत ख़राब होने के बायस जो है ट्रैफिक जैम भी रहता है। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद मरतबा जो है वो शिकायत की है जमात इस्लामी के उम्मीदवारों से और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन से, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर काम शुरू नहीं कराया गया था। माजी में ये बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लिक प्रोजेक्ट के तहत जो है ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक के ताउन से यहाँ पर जो है वो काम कराया जाएगा। जबकि इस जानिब अगर आप देखेंगे कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत में सफ़र कर रहे हैं और यही शिकवा कर रहे हैं कि जिन लोगों को वोट दिया है उन लोगों ने जो है वो अपना काम मुकम्मल नहीं किया है और अपने वादे वफा नहीं हुए हैं उनके। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, बड़ी मुश्किल होती होगी यहाँ पर, किस तरीके से बैठ के काम? मुश्किल मेरे भाई, ये मास्क उतारा है ना, अब ये मास्क उतारना मेरे लिए अजाब बन जाएगा। ये हालत है, मुश्किल नहीं है, जीना दोबर हुआ है कि यहाँ मतलब है मॉडल कॉलोनी जो एक कहलाता था इलाका के मॉडल, ये मॉडल कॉलोनी नहीं, ये खंडरात बन गया है। 3 साल हो गए इस रोड को, इलेक्शन हो गए, सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन कोई गवर्नमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रही। कोई किसी का भी, किसी जमात का भी
कोई नहीं नजर आ रहा। उनको क्या, वो लोग यहाँ से गुजरते नहीं होंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इस मॉडल कॉलोनी की सड़क को मॉडल रोड बनाया जाए ताकि यहाँ की आवाम सुकून का सांस ले सके। जी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 12वीं बाराकूडा मश्क का दूसरा रोज़ मंदोड़ा के साहिल पर हंगामी सूरत हाल में खुश्की पर ऑयल स्पेल का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर गैर मुल्की बहरी अफवाज के अफसरान समेत दीगर मुबसरीन भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मनोड़ा बीच से और आज बाराकूडा का दूसरा रोज़ है और बाराकूडा में जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी जानिब से जो हर साल जो है वो बाराकूडा करवाई जाती है, उसकी 12वीं जो है वो ये एडिशन है। और आज जो समंदर को ख़तरा लाक है मुख्तलिफ जो है वो आलूदगी से, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है कि ऑयल जब समंदर में जो है वो शिप के ज़रिए जब गिरता है और समंदर में जो है फैलता है तो उससे कितने जो है वो नुकसानात जो है वो हो सकते हैं, उसकी जो है वो मशक की गई, जिसमें इब्तिदाई तौर पे जो PMSA का डिफेंडर जहाज़ है उसने पहले जो है वो सराउंडिंग में जो है वो देखा कि यहाँ पे कोई जो है ना वो मशक में कि यहाँ पे कोई ऑयल तो नहीं गिरा। उसके बाद फिर जो बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, उन्होंने जो है वो पूरे समंदर का वो जायज़ा लिया उस मुकाम का जहाँ पे डिफेंडर जहाज़ ने जो है वो बताया था कि यहाँ पे जो है वो ऑयल गिरा है। उसी के पेश नज़र यहाँ पे मेरा कैमरामैन शकील अगर दिखाए कि इस वक्त तमाम तर जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब जो है वो ऑयल गिर जाता है समंदर में और उसके बाद जो फिर मशकें जो है वो उसकी किए जाती हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पे तमाम तर सामान जो है वो रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं मशक ये भी कि समंदर से ऑयल किस तरीके से निकाला जाता है। तो प्रॉपरली जो है वो PMSA इसके ऊपर जो है वो काम करती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक पूरा जो मशक है वो करके जो है वो यहाँ पर दिखाई गई, जिसमें डिफेंडर जहाज़ जो है वो PMSA का उसने जो है वो पहले निगरानी की, हवाई निगरानी की, उसके बाद फिर चॉपर आया, चॉपर ने भी जो है वो निशानदेही की, उसके बाद फिर जो है वो जो स्पीड बोट्स हैं उन्होंने उनके ज़रिए फिर जो है वो इस ऑयल को निकाला गया। इस वक्त जो है वो तमाम तर इवेंट जो है वो दूसरा रोज़ उसका इख्तिताम हो गया है और जो डायरेक्टर जनरल हैं रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली, उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ों पर जो है वो ब्रीफिंग भी दी है। जी, अब बात करें कुछ मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि कराची में कल से बादल बरसेंगे। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। कराची में बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद में हल्की बूंदाबांदी की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। 2023 जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें भी जो है वो शहर में उस तरह की कोल्ड वेव जैसे गुज़िश्ता सालों में जो है वो दिसंबर के माह में कोल्ड वेव्स और ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहता था, लेकिन इस साल जो गुज़िश्ता साल जो है इस तरह का कुछ भी हमें देखने में नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज भी मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बूंदाबांदी की पेशन गोई की गई है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये तो बहुत आर्जी सा सिलसिला है। बूंदाबांदी की पेशन गोई की गई थी गुज़श्ता रात या आज सुबह तक, तो बादल भी कुछ आए थे लेकिन उसके बाद बादल छट गए और अब इम्कान ये है कि हो सकता है आने वाली जो रात है उसमें कहीं कोई ख़ास ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, किसी इक्का दुक्का जगह पे कुछ चंद एक बूंदें अगर गिर जाएँ तो गिर जाएँ, अगर अदरवाइज़ कोई इसका इतना ज़्यादा चांस नहीं है। बुनियादी तौर पर जो वेस्टर्ली वेव है वो बलूचिस्तान के जो जनूबी एरियाज़ है, मकरान की पट्टी और नीचे समंदर में, वहाँ पर बादल अच्छे मौजूद हैं और वहाँ पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। और बलूचिस्तान में अगले 3-4 दिन बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज़ में कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और फिर आगे चलकर 8-9 तारीख को इम्कान है कि वहाँ पर 7 के बाद बिलखुसूस कि बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, कोयटा, जोब, चमन वगैरह ज़ियारत, उधर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। तो उसके बाद ठंड की लहर आ सकती है कराची में, यानी 8 या 9 जनवरी के बाद मौसम निस्बतन सर्द होगा, क्योंकि ये वेव जब बलूचिस्तान पे से होती हुई जनूबी पंजाब उस एरिया से जब निकलेगी तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर अमूमन आती है और फिर सर्दी बढ़ने का इम्कान। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जो बारिश के बनने वाले जो बादल थे वो जो है वो इस वक्त छट चुके हैं, तो यही वजह है कि कराची में आज रात जो है वो हल्की बूंदाबांदी चंद एक मकामात पर हो सकती है। कोई अच्छी बारिशों की पेशगोई नहीं की गई है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि 7 और 8 जनवरी से जो है वो शहर में बाकायदा तौर पर कोल्ड वेव के ज़रिए जो है वो शहर में सर्दियों का आगाज़ होगा। जी,
कराची में साउथ जोन पुलिस ने सीनियर ब्यूरोक्रेट के बेटे के खिलाफ दर्ज किया जाने वाला मुकदमा खुद ही मसरूफ कर दिया। कंप्यूटराइज्ड एफबीआर में नाम ही तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज हुआ था। एक पुलिस एहलकार को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से फिसलने के इल्जाम में सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं वसीम शमशाद, उनके बेटे के खिलाफ, उनके बेटे का नाम साकिब वसीम है। एफआईआर जो मैनुअल दर्ज की गई और जहाँ पर हाथ से लिखाई की गई, उसमें मुलजिम का नाम पूरा साकिब वसीम के नाम से कोट किया गया है। लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड एफआईआर जो पुलिस ने जारी की है और जो बनाई गई है, उस कंप्यूटराइज्ड एफआईआर में उस मुलजिम का नाम साकिब जो है वो बिल्कुल गायब है और उसकी जगह सिर्फ उसके वालिद का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से बहुत ही टेक्निकल मिस्टेक की है, टेक्निकल गलती की गई है पुलिस की जाने से, जिसकी वजह से ये केस कमजोर हो गया है। और सीनियर कानूनदानों से हमारी बात हुई है, माहिर कानून से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस चीज का फायदा मुलजिम को अदालत से मिल सकता है और मुबैना तौर पर यही लगता है कि पुलिस ने किसी दबाव के तहत ये केस कमजोर करने की कोशिश की है। बहरहाल इसकी निशानदेही सिटी 21 ने कर दी है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कोई बयान जारी नहीं किया गया। गलत नाम दर्ज करके केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है। मिराज अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एफबीआर के सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठे करने वाले लार्ज टैक्स ऑफिस ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद नए रिकॉर्ड बना दिए। लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने दिसंबर में पहली बार 300 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए एफबीआई की टैक्स वसूली में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही जहां इस वक्त हम मौजूद है, ये लार्ज टैक्स ऑफिस है, इसको मिनी एफबीआर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली की गई है। 6 माह में 1000 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली की गई है। पहली बार ऐसा हासिल हुआ। यहाँ पे जो कमिश्नर साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बड़ी अचीवमेंट हुई है। और आप क्या कहेंगे, 6 महीने का, 3 महीने का और 1 महीने का भी हदफ आप लोगों ने ज़्यादा हासिल किया? जी अशरफ साहब, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई है कि LTU लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कराची जो है वो इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FBR, और हम FBR की जो टोटल टारगेट्स हैं या टोटल कलेक्शन है उसका 1/3 अचीव करते हैं, 30% के करीब। तो इस साल हमने जो अचीवमेंट की है वो 1 मंथ में, जो कि हमारा मैक्सिमम कलेक्शन हुई थी जून में 272, वो हमने 300 का जो बेंचमार्क है, माइलस्टोन है, वो हमने क्रॉस किया है। और 320 बिलियन रुपीस हमने दिसंबर के महीने में कलेक्ट किए। फिर अगर आप 6 मंथली को देखें तो लास्ट जो मैक्सिमम हमने 6 मंथ्स में जो कलेक्शन की थी वो 963 मिलियन थी। लेकिन इस साल हमने 1 ट्रिलियन का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस किया है और 1221 बिलियन रुपीस के टैक्सेस कलेक्ट किए हैं। तो ये रब कायनात की हम पे बड़ी मेहरबानी हुई है। हमारे ऑफिसर्स ने बहुत एफर्ट्स किए हैं और ज़ाहिर टैक्स पेयर हमारे जो LTU के हैं उनका हम मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कहा जा रहा था मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है। टैक्स की वसूली में भी इजाफा हुआ है। लेकिन 2024 शुरू हो गया है, अगले 6 माह उसको कैसा देख रहे हैं कि जो IMF के कहने के ऊपर जो हम लोग जा रहे हैं 9000 से ऊपर का जो हदफ है टोटल मजमूई, क्या हम हासिल कर लेंगे? जी हाँ, जो FBR का टोटल जो टारगेट है वो 9.4 ट्रिलियन है। तो उसमें हमने 1/2 तो 6 मंथ्स में FBR ने कर लिया है। तो अब इस वक्त जो बिज़नेस जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। IMF की दोनों डील हो गई हैं और नेक्स्ट हमारी जो ट्रेंची वो भी इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। तो जो हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस वक्त पॉजिटिव मूड, ऑप्टिमिस्ट मोड में है। हमारा जो स्टॉक है वो आपने देखा है कि हिस्टोरिकली हाई गया है। फिर हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे ही पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि आपकी सर्टेनिटी आए, आपके पास लोगों में जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो अगले 6 महीने में इंशाल्लाह हम अपना जो टारगेट है वो मीट करेंगे, ना सिर्फ मीट करेंगे बल्कि हम एक्सीड करेंगे इंशाल्लाह। जी जैसे कि आपने सुना कि खुशखबरी सुनाई है कि जो FBR जो मिनी FBR LTU ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1200 अरब रुपए से ज़ायद का 6 माह में टैक्स वसूली की है और जो अगला साल है, जो नया साल शुरू है, उसके 6 महीने में मजीद हदफ हासिल किए जाएंगे। जी सिंध का सबसे बड़ा जिना अस्पताल मसाइल का शिकार हो गया। इमरजेंसी में मरीजों को लाने वाले शहरियों की गाड़ियां भी अस्पताल के अंदर से उठाई जाने लगी। तफसीलात जानेंगे मीर केरियो से।
जी बिल्कुल, शहर कायद में मुख्तलिफ सरकारी हस्पताल जो है मुख्तलिफ मसाइल में घिरी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जना हस्पताल कराची में, जो कि सिंध की सबसे बड़ी हस्पताल है और कराची की भी सबसे बड़ी सरकारी हस्पताल है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा असद समटी साहब। असद साहब, बताइएगा कि हॉस्पिटल में क्या क्या इशूज़ है, क्या क्या मसाइल है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसले हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे हैं, एम्प्लॉइज़ के मसले हैं, सर्विसेज है, हमारा टाइम स्केल है, अभी तक वो हल नहीं हुआ है। यहाँ एक इशू चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, ये चल रहा है कि पार्किंग का इशू ये है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, चाहे बेचारे आते हैं मोटरसाइकिल पे, वो कहीं कोने में खड़ी कर देते हैं, वो पुलिस आती है उठा के ले जाती है। वो भी आपने देखा होगा कि हमारे पार्किंग का मेन जो है सर्जिकल ब्लॉक तोड़ा जा रहा है, उसकी पार्किंग बनाई जा रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो अमल पुलिस वाला है उसके लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि उसका एक क्योंकि पार्किंग है मोटरसाइकिलों की, लेकिन ये है कि जो मरीज़ आते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझते हैं वो हर जगह पे जहाँ आता है उनका वो खड़ी कर लेते हैं। तो मेरे ये छोटे छोटे इशू हैं और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दूसरी हॉस्पिटलों से जना को हमें बेहतर समझूँगा, बेहतर इलाज है और बेहतर काम हो रहा है कम से कम दूसरी हॉस्पिटलों से। जी बिल्कुल, मुल्क भर से यहाँ जो है जना हॉस्पिटल कराची में मरीज़ आते हैं। यहाँ मुलाजमीन के टाइम स्केल का मसला भी है, जो पार्किंग का सबसे बड़ा असद साहब ने हमें बताया कि पार्किंग का मसला है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो आती है, यहाँ जो अगर कोई मरीज़ कोई पेशेंट यहाँ लाया जाता है तो उसकी गाड़ी जो है ट्रैफिक पुलिस बाहर से आकर यहाँ से ले जाती है, जिसकी वजह से उसको भारी रकम भरना पड़ती है। जी, खेल के मैदान से आपको बताएं कि एनईटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन चैंपियनशिप लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी ने जीत ली है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस मौजूद हूँ एनईटी स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में, जहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ने अपने नाम कर लिया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी खिलाड़ियों की। तालिबात की हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की तालिबात। कैसा रहा इवेंट ओवरऑल, कितना मज़ा आया कराची में? ओवरऑल इवेंट बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया और यहाँ पर आके हमने बॉक्सिंग के इवेंट खेले। सेकंड इंटर यूनिवर्सिटी थी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने विन की है और ये टाइटल सेकंड टाइम हमारे नाम हुआ है और ये सब कुछ हमारी एचओडी मैम सुमारा स्टार की वजह से हुआ है, जो हमें इतना सपोर्ट करती है कि हम आगे जाएँ और इस फील्ड में अपना लोहा मन। तैयारी की थी क्योंकि ये एक मुश्किल खेल है, इतना आसान नहीं है, चोट लगने का डर होता है मुँह पे, नाक पे, होंठों पे, आँखों पे। जी बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत ख़तरनाक गेम है। लड़कियों के हिसाब से लड़कियां घबराती हैं कि हमारा मुंह ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में सब फाइटर्स हैं और हमारी एचओडी की तरह वो जैसे फाइटर हैं हम भी वैसे ही फाइट करते हैं उनको देख के। आपने कौन सी कैटेगरी में हिस्सा लिया था? मैंने 45 to 48 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और हम अपनी मैम सुमेरा सत्तार जो हमारी एचओडी हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और एचईसी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इवेंट मुनक्कद किया और हमारे लिए बहुत ये ऑनर की बात है कि हम इस एज अ स्पोर्ट्समैन इसमें आ रहे हैं और लड़कियों को मज़ीद स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और आना चाहिए। अच्छा, कराची में आप लोगों ने इवेंट में हिस्सा लेने के साथ और क्या तफरीह की? समुंदर भी देखने गई? क्या पहली बार कराची आई थी? जी हम पहली दफ़ा कराची आए थे। समुंदर देखा? जी ज़रूर देखा है। मज़ा आया कराची में? जी बहुत मज़ा आया, हमें अच्छा लगा, हम यहाँ पे आए और हम खेले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम फर्स्ट आई, ये हमारे लिए बहुत खुशी की। डबल मज़ा हो गया, कराची घूम भी लिया और जीत के भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। आगे क्या इरादे हैं और कौन से खेलों में जाना है, क्योंकि बॉक्सिंग उमूमन लड़कियाँ आती ही नहीं इस खेल में? नहीं, इंशाल्लाह हम सारे मार्शल आर्ट्स इवेंट करते हैं, हमारी एलसी अल्हम्दुलिल्लाह सब इवेंट्स करवा रही है इंशाल्लाह और ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसे नहीं प्लेयर के, ये सब में खेलते हैं। सुना आपने, ये तालिबात खुश हैं, कराची घुमा भी इन्होंने और फतह भी हासिल की कराची में। यहाँ से ट्रॉफी लेके अपने शहर को रवाना हो रही हैं। कराची में इन्होंने समुंदर भी देखा और रिंग में कामयाबी भी समेटी। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। जी, जामिया एनईटी यूनिवर्सिटी में इग्नाइट 8 के नाम से तकरीब सजाई गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा सपा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया एनईडी में, जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एएसएमआई सोसाइटी के ज़ेरे तमाम जो है वो इग्नाइट चैप्टर 8 का जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं एएसएमआई सोसाइटी के जो है वो फैकल्टी इंचार्ज। इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जो इग्नाइट 8 के नाम से आपने तकरीब रखी गई है, इसका क्या मकसद है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ तलबा जो है वो कर रहे हैं? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्टूडेंट क्लासरूम में लर्निंग ले रहे हैं या जो क्लासरूम में टीचर्स उनको सिखा रहे हैं,
उन लर्निंग्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाए उनकी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर आप ये देखें तो मेरे पास एक स्टूडेंट फैब्रिकेटेड जो है वो एक रोबोट है बेसिकली। ये किसी दुकान से ख़रीदा हुआ रोबोट नहीं है। इस रोबोट को जो है वो लाइन फॉलो करते हुए जाना होता है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप एक ऐसी ऑटोनोमस डिवाइस बनाएं, ऐसी रोबोटिक डिवाइस बनाएं, उसके सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आए तो वो उन ऑब्स्टिकल को जो है वो सेंस कर सके और उसके दरमियान से अपना रास्ता जो है वो नेविगेट करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो जा सके। ये स्पेशली उस जगह पे यूज़फुल हो सकता है कि लेट से अगर आपके पास कहीं न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, जहाँ पे इंसान या जानवर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो नहीं जा सकते, तो वहाँ पे फिर आप ऐसी ऑटोनोमस डिवाइसेस को भेज सकते हैं सैम्पलिंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिस पे स्टूडेंट जो है एक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर सकते हैं एक रोबोट डिज़ाइन करवा के। जी बिल्कुल, आज के दिन जो है वो रोबोट के हवाले से तलबा तैयार कर रहे हैं चीज़ें। तलबा मौजूद भी हैं इस वक्त, इनसे जानते हैं कि मुझे बताइए कि आज के इवेंट में क्या किया। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ता है वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता ज़्यादा अच्छे से, और कुछ जो होते हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशन ज़्यादा ईजिली कर लेते हैं। तो ये उसके लिए कॉम्पिटिशन रखा है स्टूडेंट्स के लिए। हम तो सीनियर्स हैं, तो एज सीनियर्स हम ये अरेंज करके उनको देते हैं एक प्लेटफॉर्म कि वो यहाँ पर आएँ, वो चीज़ें अप्लाई करें ताकि दे कैन यूज़ दैट इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। जी बिल्कुल, क्लासेस में जो है वो इनको जो पढ़ाया जाता है निसाब, उसके तौर पर जो है वो चीज़ें जो सीखी जाती हैं पढ़ाई के दौरान पे वो इसे प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है वो अब आज बनाकर पेश भी कर रहे हैं उन्हें। जी